हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी लर्न इंग्लिश एट योर विल इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो और दूसरी वीडियो में काफ़ी गैप आ गया है टाइम का। उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कहीं अन्यत्र व्यस्त था। खैर, तो फर्स्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के प्रकार के बारे में जाना था, समझा था। आज हम उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग योर मेमोरी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग ऑल दैट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो। तो पहला था एजर्टिव, जिसके पार्ट अफर्मेटिव नेगेटिव थे। दूसरा था इंटेरोगेटिव, इसके भी 2 भाग हमने डिस्कस किए थे। तीसरा इम्पेरेटिव और चौथा ऑप्टेटिव और 5वां एक्सक्लेमेटरी। इनमें से 3 को हमने थोड़ा विस्तार में जाना था और बाकी 2 रेयरली यूज्ड होते हैं या लिमिटेड यूज होता है, तो उनको हमने विस्तार में नहीं अध्ययन किया था। अभी हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, दीज आर द सेंटेंसेस विच यू मोस्ट एनकाउंटर इन योर राइटिंग और इन योर लिसनिंग। ये वे वाक्य हैं जिनका सर्वाधिक प्रयोग होते हुए आप देखते हैं अपने अध्ययन में, अपने पढ़ने में और अपने सुनने में भी। ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हैं, यानी वाक्य का निर्माण किस ढंग से हुआ है उस पर आधारित ये 3 वाक्य हैं। तो वेरी फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कहने को तो सिंपल है, तो सिंपल का अर्थ ये हुआ कि बड़ा सीधा साधा सरल, कोई जटिलता नहीं है। नेचुरली ऐसा ही है, पर सिंपल का अर्थ ये नहीं है कि वाक्य छोटा हो। वाक्य कितना भी बड़ा हो सकता है, लेंथी भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे सिट हियर, दिस इज ए सिंपल सेंटेंस। पर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिलीवर्ड हिज फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द रेड फोर्ट, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस हम कैसे पहचानें कि कोई सेंटेंस सिंपल है अथवा नहीं है? तो उसकी पहचान मैं आपको बड़ी स्पष्ट बता रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस इज दैट विच हैज़ वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब, यानी वर्ब जो है, वर्ब का जो फंक्शन है वह एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ लीडर, डेफिनेटली यहाँ एक ही वर्ब है और सेंटेंस बहुत छोटा है, 2 वर्ब की अब है ही नहीं, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लें, ही टीचेज द होल क्लास, ये भी सिंपल सेंटेंस है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं ही टीचेज फिजिक्स, ही टीचेज मैथमेटिक्स, ही टीचेज म्यूजिक, कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं टू द होल क्लास, तो ये भी इसमें ऐड किया जा सकता है। यह भी सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए, अब ये सिंपल से और आगे विस्तार हो रहा है। यहाँ हमारी फाइनाइट वर्ब एक है, यहाँ भी हमारी फाइनाइट वर्ब एक है। ये लिखा है ही टीचेज टू अर्न हिज सैलरी। अब यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ एक वर्ब आपको ये दिख रही है और एक वर्ब आपको ये दिख रही है, तो लगता है कि वर्ब 2 हो गई, तो क्या सेंटेंस सिंपल है? ये ऑफ कोर्स दिस सेंटेंस इज ऑल्सो सिंपल। कैसे? क्योंकि मैंने कहा था मेन वर्ब एक होना चाहिए, तो हमारी जो मेन वर्ब है वो टीच है, तो फिर ये क्या है? इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, यानी मेन वर्ब के अलावा
यदि वाक्य में कोई और वर्ब आ रही है तो वो फाइनाइट फॉर्म में नहीं रहेगी, यानी वाक्य क्रिया के जो अन्य रूप होते हैं उस रूप में वो नहीं रहेगी। तो फिर क्या रहेगी, उसके फिर दो ही रूप प्रचलित हैं, या इन्फिनेटिव है या जेरेंड है। तो कुछ क्रियाओं के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं और कुछ क्रियाओं के साथ हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य भी आपका सिंपल की कैटेगरी में आएगा। एक बहुत प्रचलित प्रकार का वाक्य है जो आपने देखा होगा, जो आपने अभ्यास किया होगा, जो अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर्स में आता है, वो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब देखो यहाँ भी ये फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब का फंक्शन यही कर रही है। यहाँ भी वर्ब के पहले हमने टू आ गया, तो ये वर्ब यहाँ वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा है। ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म है। इन्फिनेटिव हम उससे कहते हैं जहाँ क्रिया का कार्य नहीं करती है, मुख्य क्रिया का कार्य नहीं करती है, और उसके पहले हम फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो ऐसे कई वाक्य आपको मिलेंगे जहाँ एक से अधिक क्रियाएं आप देखें, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो वाक्य कॉम्प्लेक्स हो गया या सिंपल नहीं रहा। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब कितनी है। अब हम इसी को आगे विस्तार नहीं करते हुए अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पर। ये हमारा सिंपल का चैप्टर था। मैंने आपको 4 वाक्य लिखे हैं। दी आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इससे लेंथी भी होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं। वो हम आगे जब हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस पर चर्चा करेंगे तब हम उसका विस्तार से जानेंगे, क्योंकि इसी में एक चीज़ आती है नॉन फाइनाइट क्लॉज। उसको भी हम नॉन फाइनाइट क्लॉज कहने लगे हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो अभी इसके बाद जहाँ सबसे ज़्यादा कठिनाई छात्रों को होती है, हम शुरुआत उससे करते हैं। तो बहुत से बच्चे इसको समझने में असमर्थ रहते हैं और कई समझ भी लेते हैं, पर ध्यान रखना कोई भी चीज़ कठिन या सरल नहीं होती। बेशक उसका लेवल और ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है समझने का। अब यदि एक छोटे बच्चे को 5वीं 8वीं क्लास के बच्चे को हम कोई रीडिंग की बुक दे दें जिसमें वर्ड्स ही हों, तो उसको कतई इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो उसके लिए टोटली अनइंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि चिल्ड्रन लाइक इमेजिनेशन एंड इमेजरी। जब तक उसमें चित्र नहीं होंगे उनको कोई आनंद नहीं होगा। पर जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाता है, हम टेक्स्ट को समझने लगते हैं और उसकी गहराई को समझने लगते हैं, तब चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि इसका अर्थ है कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है बहुत सी चीज़ें मिलकर एक संजाल या एक निर्माण करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो कई जगह कुछ शॉप्स होती हैं, कई सारी शॉप्स होती हैं, बिल्डिंग्स बड़ी होती है, उसमें मल्टीपल फ्लोर होते हैं, मल्टीपल शॉप्स होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कुछ एक बीमारी होती है ना, जिसमें कई सारे कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का अर्थ हुआ एक जटिल संरचना जिसमें एक से अधिक चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती हैं, पर उनमें भी एक रिद्म होती है, उनमें भी एक सिस्टमेटिक बॉन्डिंग होती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इसी प्रकार के वाक्य होते हैं जहाँ उनमें आपस में एक दूसरे पर इंटरकनेक्शन होता है। अब इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो अभी हमने सिंपल सेंटेंस में एक वाक्य लिया था लास्ट वाला, ही इज़ टू वीक टू वॉक। हम वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे, वहाँ से इसलिए कि वो आपको आइडेंटिफाई करने में समझने में आसानी होगा। तो हमारा सिंपल सेंटेंस था ही इज़ टू वीक टू वॉक, दैट वाज ए सिंपल सेंटेंस। अब यदि हमें उसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ सो वीक दैट ही कैंट वॉक। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस
ये है, और ये जो दैट है ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। What you are saying is not true। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब यहाँ थोड़ा उलझन होगी हमको, अगर आपने फर्स्ट टाइम इस प्रकार के सेंटेंस को पढ़ा है, देखा है तो, और यदि आपको अर्थ नहीं बताया गया तो आपको उसको एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों लगेगा कि शुरुआत WH वर्ड से हो रही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, फिर दो हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं। व्हाट इज़ दिस? पर वेट, बड़े आसानी से समझते हैं इसको। वॉट यू आर सेइंग इज़ नॉट ट्रू, आपकी मेन वर्ब है इज़, ठीक है। ये पूरा जो सेंटेंस है, ध्यान रहे ये कंप्लीट सेंटेंस है। वॉट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो, पर ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है। भाई हम किसी से इतना कह के तो नहीं रुक सकते ना कि वॉट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो, अब इसके बाद भी कुछ कहना शेष रह जाता है। पर ये अपने आप में एक सेंटेंस तो फ्रेम कर रहा है, पर ये सेंटेंस अपने आप में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद कुछ और कहना या लिखा जाना शेष है। तो जो तुम कह रहे हो इज नॉट, नहीं है, सच। यानी आपका ये जो है ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, और उसकी वर्ब है इज़, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद ट्रू, ये कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, वो एक सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। ये सेंटेंस, कई वाक्य इस प्रकार के होते हैं कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट का फंक्शन भी कर सकता है, वो भी हम एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन का भी यूज होता है इसमें। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा समझना। मैं एक और एग्जांपल आपको लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, उसको भी ध्यानपूर्वक आप देखना। प्रैक्टिस वॉट यू लर्न। अब यहाँ वाट से सेंटेंस शुरू हो रहा था और यहाँ बीच में वॉट आया है, तो अब ये किस टाइप का सेंटेंस है? यहाँ ये आपकी मेन वर्ब है, जैसे यहाँ ये वर्ब थी, ये वर्ब है, और ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ ये सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ नॉट ट्रू। अब दिस की जगह आप यहाँ रख सकते हो व्हाट यू आर सेइंग इज़ नॉट ट्रू। अगर इसको आसानी से समझना हो तो इस पूरे को हम हटा दें, दिस इज़ नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। क्या सच नहीं है? जो तुम कह रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग इज़ नॉट ट्रू। अब तो आसान है समझना। ऐसे ये है प्रैक्टिस योर लेसन, ये आसान हो समझना, अपने लेसन का अभ्यास कीजिए। पर प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न, यहाँ थोड़ा सा कठिनाई हो रही है समझना, कोई कठिनाई की बात नहीं है, उसी को हमने उस शब्दों को थोड़ा सा विस्तार करके सेंटेंस फॉर्म में दे दिया है। अभ्यास कीजिए व्हाट यू लर्न, जो तुम सीखते हो। तो यहाँ प्रैक्टिस मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैं और क्लियर कर दूँ, देखिए इम्पेरेटिव वो जो बेस सेंटेंस जो हमने पहले पढ़े थे, बेस्ड ऑन मीनिंग, एजर्टिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव, वो तीन इनमें भी आपको मिलेंगे। अभी हमने उनका जो अध्ययन किया था वो हमने सिंपल सेंटेंस के रूप में किया था, ताकि हम उनको एसिमिलेट कर सकें,
उनको समझ सकें, उनको आत्मसात कर सकें। जब हमने वो कंसेप्ट समझ लिया तो हम आगे के स्टेप पर जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल मैंने दिए थे और हमने बेस्ड ऑन मीनिंग में भी देखे थे, और इसके बाद कंपाउंड भी आएंगे, इसके बाद नॉन फाइनाइट क्लॉज भी आएंगे, बड़े बड़े टेक्स्ट आएंगे। तो वो कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो मीनिंग पर आधारित अर्थ नहीं दे रहा हो। वो मीनिंग बेस्ड ऑन मीनिंग भी होगा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी होगा, यानी दोनों चीज़ें समानांतर होंगी और आपको बड़ी आसानी समझ आएंगी। पर हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन मीनिंग समझ लेते हैं पर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर को हम मिस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये हायर लेवल पर आते हैं, पर हायर लेवल से मेरा मतलब हायर ग्रेड में आते हैं। पर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मतलब क्या कहते हैं कुछ और ज़्यादा 2-4 साल गुजारने होंगे, ये 8वीं क्लास का बच्चा भी समझ लेता है। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो समझाने और समझने दोनों के हिसाब से मानी जाती है टीचर्स के पार्लेंस में, वो ये है कि साहब डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना और समझाना खास तौर से बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। ऐसा नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अगर आप सही कंसेप्चुअली उसको क्लियर कर दीजिए तो वो बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है वो 8th स्टैंडर्ड में हमारे MP सिलेबस में चलते हैं। तो आप समझिए, यानी जो हमारे करिकुलम डिज़ाइनर हैं उन्होंने 8th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन को रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उतने डिफ़िकल्ट नहीं है, हमने एक्चुअली चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना दिया है। सिंपल थिंग्स आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट, बट डिफ़िकल्ट थिंग्स विच सीम डिफ़िकल्ट आर नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। वो ये भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल दिया है, अगर आप लोग को समझ में आया हो अभी तो नहीं, बाद में हम इसको क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे। तो ये भी एक प्रकार का एग्जांपल हो गया। ये आपका था एजर्टिव का एग्जांपल, और एजर्टिव में भी नेगेटिव, देखिए नोट आया है ना। तो ये आपका एजर्टिव सेंटेंस था, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स में भी 3 कैटेगरी होती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पहली होती है नाउन क्लॉज, इसके एक नाम और भी है नॉमिनल। दूसरी होती है एडजेक्टिव, इसको एक नाम और दिया है रिलेटिव क्लॉज, और तीसरी होती है एडवर्ब क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की 3 कैटेगरीज हैं, नाउन या नॉमिनल क्लॉज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज। और इनमें से कुछ को आप जानते हो। फॉर एग्जांपल एडवर्ब क्लॉज, इफ़ और अनलेस का जो एग्जांपल है, जहाँ हम इफ़ का यूज़ करते हो, इफ़ के स्थान पर हम कभी यार अनलेस का यूज़ करते हैं, वो एग्जांपल एडवर्ब क्लॉज का है। जो अभी मैंने लिखा था इसके पहले सो दैट का प्रयोग लिखा था ना, वो टू की जगह हमने यूज़ किया था, वो सो दैट का प्रयोग, वो भी आपका एडवर्ब क्लॉज का एग्जांपल है। ये दोनों जो हैं ये आपके नाउन क्लॉज के एग्जांपल हैं। तो वेरी फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नाउन या नॉमिनल क्लॉज, और इसका अभ्यास भी करेंगे। इसके बाद हम एडजेक्टिव अथवा रिलेटिव क्लॉज पर आएंगे, और इसके बाद हम क्रमशः इस पर आएंगे। पर इसमें किसी भी क्रम से आप ले सकते हो, पर चूँकि एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के अनुसार हम सबसे पहले नाउन या नॉमिनल क्लॉज समझते हैं, क्योंकि इनका यूज़ भी ज़्यादा होता है। अब देखिए छोटे छोटे वाक्यों में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ नाउन क्लॉज का। डू व्हाट आई से, ठीक है। घर पे मम्मी पापा चाहते हैं कि हम ऐसा करें, और हमसे वो चाहते हैं, और बच्चे चाहते हैं कि वो कुछ और करें, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, खींचतान होती है। तो लास्टली मम्मी क्या बोलती है, डू व्हाट आई से, या पापा क्या बोलते हैं, डू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ करो। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये इसकी मेन वर्ब है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। व्हाट आई से यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, और ये अपने आप में अगर इसको हम सेंटेंस के रूप में देखा तो ये इंडेफिनिट सेंटेंस है। जैसे व्हाट यू लर्न, ये आपका ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है।
तो ये नाउन क्लॉज या नॉमिनल क्लॉज के एग्जांपल है। क्यों है नाउन क्लॉज नॉमिनल क्लॉज के एग्जांपल, वो समझ लीजिए। देखो ये हो गई आपकी वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है ना, पर नाउन तो एक होता है, पर अब बड़ा हो गया तो फिर वो कहलाएगा नाउन क्लॉज। ये जो क्लॉज हमने लिखा है, क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लॉज के और भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, जैसे हमारे आर्टिकल्स जो संविधान के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके क्लॉज यानी उसके पैराग्राफ या उसके खंड में इस प्रकार की चीज़ें कई बार सुनने में और कहने में आती है। तो क्लॉज हैज़ वेरियस मीनिंग्स, बट यहाँ क्लॉज का अर्थ है इसमें उपवाक्य यानी छोटा वाक्य। अब छोटे वाक्य से क्या मतलब है कि देयर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में निश्चित रूप से एक से अधिक वाक्य होंगे, और एक से अधिक वाक्य कब माने जाएंगे, जब एक से अधिक क्रियाएं होंगी। तो देखिए यहाँ एक क्रिया तो ये है और उस सेंटेंस की क्रिया ये है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। ये यहाँ ये आपकी क्रिया व्हाट यू आर सेइंग, ये आपकी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। ये इस वाक्य की वर्ब है, ये हमारे कंप्लीट वाक्य की वर्ब है। तो क्लॉज जो है वो भी एक प्रकार का सेंटेंस ही है, और सेंटेंस होने की एकमेव शर्त जो है वो यह है कि उस वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब, एक मेन वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब आपकी इज़, एम, आर, हैज़ अथवा हैव भी हो सकती हैं, और फाइनाइट वर्ब वह भी हो सकती है जिसमें आप मेन वर्ब के रूप में किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग, जिसके 3 फॉर्म्स हम जानते हैं या 4 फॉर्म्स हम जानते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ऐसे आर सेम, ठीक है, इस तरह से। तो डू वॉट आई से, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट सेंटेंस। इससे भी शॉर्टेस्ट सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है नाउन क्लॉज का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। चूँकि ये छोटे होते हैं, समझने में आसान होते हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले इनको पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नाउन क्लॉज। तो आज के लेसन में सम अप करने के पहले हम ये समझ लें कि सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। सिंपल, जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिए थे आपको, देन कॉम्प्लेक्स, और देन कंपाउंड, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड बहुत ईजी है, कॉम्प्लेक्स की तुलना में ज़्यादा आपको समझने में जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, पर हम कॉम्प्लेक्स इसलिए ले रहे हैं कि ये ज़्यादातर हम इनको इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। तो सिंपल को भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लॉज में जाके। तो कॉम्प्लेक्स में ये 3 कैटेगरीज होती हैं, नाउन क्लॉज अथवा नॉमिनल, वो मैंने जो लिखी हुई है। इनमें हम नाउन क्लॉज के हमने 2 एग्जांपल्स देखे, एक एजर्टिव सेंटेंस में था, एक इम्पेरेटिव में था, और एक और इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दूंगा अभ्यास करने के लिए। और मेरा जो टीचिंग एप्लीकेशन है समाधान के नाम से, उस पर मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा, और उसी एप्लीकेशन पर मैं आपको कुछ वर्कशीट के रूप में कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस दूंगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, देन यू शुड कंप्लीट दैट वर्कशीट विच आई प्रोवाइड टू यू ऑन माई एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको और भी काफ़ी सारा रीडिंग विद रेफरेंस मटेरियल मिलेगा, जो आपके पढ़ने के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी मददगार और सहायक होगा। तो इफ़ यू आर रियली एन इंटरेस्टेड लर्नर, then why not to follow all my teachings on that application which is available as समाधान on Google Play Store। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय की, किसी अन्य टॉपिक की, और होपफुली हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।